आदर, अभिनंदन, आभार और नमस्कार। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से यानी कि एंकर पूजा करवा की ओर से और आपके अपने औरंगाबाद कराओके क्लब की ओर से दिवाली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आए हैं आप सभी के लिए एक बेहद ही स्पेशल ऐसा वर्चुअल शो लेकर, एक बेहद ही स्पेशल ऐसा वर्चुअल इवेंट लेकर आप सभी संगीत प्रेमियों के लिए। औरंगाबाद कराओके क्लब ये जाना जाता है गीत और संगीत के लिए, या ये कह सकते हैं एक्सक्लूसिवली कराओके सिंगिंग के लिए। लेकिन औरंगाबाद कराओके क्लब के इस प्लेटफॉर्म पर आज एक नया, एक बेहद यूनिक सा ऐसा शो होने वाला है आप सभी संगीत प्रेमियों के लिए। हमारे इस वर्चुअल शो में यानी कि इस फेसबुक लाइव इवेंट में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जहां पर आज के हमारे जो कलाकार हैं वो गाएंगे नहीं बल्कि एक स्पेशल से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेंगे। आज तक आपने औरंगाबाद कराओके क्लब के प्लेटफॉर्म पर कई होनहार सिंगर्स को गाते हुए देखा भी है और सुना भी है, लेकिन आज के इस लाइव इवेंट में हम सुनेंगे आज के हमारे होनहार कलाकार को एक बेहद ही स्पेशल ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए। फ्रेंड्स, there are a very few people around us who inspire us with their simplicity, with their hard-working abilities, who believe in what they say, who believe in what they do, and who do in what they say, who specially contribute to make this world a better place to live. Ladies and gentlemen, today we have with us a very, very special guest, a true inspiration to all of us, Dr. Anand Kadethankar ji. A very, very warm welcome to you, sir, on behalf of Aurangabad Karaoke Club. आपका वेलकम है सर यहाँ पर। एंड दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि सर इज़ अ ट्रूली मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, डॉक्टर बाय प्रोफेशन, Hawaiian guitarist by passion, an oil canvas artist, an amazing writer and a theatre artist. All this describes him. On behalf of AKC, I once again welcome you, sir, and we are lucky to have you here. We are lucky to see and to hear this wonderful instrument here today from you. And before I go ahead, आपसे बहुत सारी बातें आज यहाँ पर हम करेंगे। अभी अभी मैंने जैसे हमारे सभी दर्शकों को बताया कि डॉक्टर साहब की इतनी सारी खूबियाँ हैं और इसीलिए आज का जो हमारा ये शो है इसका नाम हमने रखा है व्यक्ति एक और कला अनेक, क्योंकि इतनी सारी खूबियाँ, इतनी सारी कलाएं हैं डॉक्टर साहब की। तो एक एक करके डॉक्टर साहब आज हम यहाँ पर आपकी कलाओं के बारे में जानेंगे, आपसे बहुत सारी गपशप हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आज के इस शाम की शुरुआत हम म्यूज़िक से करेंगे, क्योंकि औरंगाबाद कराओके क्लब इज़ नोन फॉर म्यूज़िक। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहला परफॉर्मेंस जो है वो आप हमारे सभी दर्शकों के लिए कर दीजिए।
ट्रूली अन अमेझिंग परफॉर्मन्स डॉक्टर साहब. आणि जसं हे गाणं आहे ना, सूर तेची छेडिता गीत उमगले नवे, खरंच आज अगदी नवे गीत नाही पण म्युझिक इथे नक्कीच उमगलेलं आहे. कारण औरंगाबाद कराओके क्लबच्या या प्लॅटफॉर्मवर मला वाटतं पहिल्यांदाच असं कोणीतरी इन्स्ट्रुमेंटल परफॉर्मन्स इथे देत आहे. आणि फ्रेंड्स, दिस इज एक्झॅक्टली हाऊ हवायन गिटार प्लेस. आणि डॉक्टर साहब, मी तुम्हाला इथे सांगू इच्छिते की आपले जे औरंगाबाद कराओके क्लबचे फाउंडर आणि ओनर आहेत नगरकर सर, त्यांनी जेव्हा मला हा कन्सेप्ट सांगितला की पूजा असा असा एक इव्हेंट आपण इथे करणार आहोत आणि जिथे डॉक्टर साहेब येतील आणि ते अतिशय सुंदर पद्धतीने हवायन गिटार प्ले करतात, तर आय वॉज व्हेरी हॅपी. कारण त्याची अनेक होते. मुख्य कारण असं होतं की मला हा कन्सेप्ट अगदी युनिक वाटला, अगदी नवीन वाटला. कारण मी पर्सनली म्युझिक या फील्डशी मागच्या 4-5 वर्षांपासून जुडलेली आहे. आणि हवायन गिटार जरी हा कन्सेप्ट जुना असेल, कारण मी जेव्हा स्टडी करत होते आजच्या या इव्हेंटबद्दल, तेव्हा 1800पासून मी बघितलं हा कन्सेप्ट आहे, पण हवायन गिटार हे मी पहिल्यांदा ऐकलं होतं. सो आय वॉज व्हेरी एक्सायटेड टू नो की व्हॉट एक्झॅक्टली इज हवायन गिटार. कारण मला वाटतं मला आणि माझ्यासारख्या बरेच जे आपले दर्शक आहेत त्यांना ती नॉर्मल गिटार जी असते तीच आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे हे पहिल्यांदा मी पाहिलं की हॉरिझॉन्टल प्लेसमेंट करून एखादी गिटार इतक्या सुंदर पद्धतीने वाजवली जाऊ शकते. आणि ही तुमची अद्भुत कला आहे सर. तर तुम्ही थोडंसं आमच्या सगळ्या दर्शकांना या हवायन गिटारबद्दल सांगावं की ही काय आहे, हा इन्स्ट्रुमेंट काय आहे, आपल्या रेग्युलर गिटारपेक्षा हा कसा वेगळा आहे. थँक्यू. मला इथे बोलवल्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. ॲक्च्युली ही हवाईन गिटार जेव्हा लोकांना आपण गिटार म्हणून सांगतो त्यावेळेस त्यांना ती गिटार अपेक्षित असते जी लोक अशी खांद्यावर घेऊन फिरतात, गळ्यात घालून वाजवतात, हिरोईनला इम्प्रेस करण्याकरता किंवा स्टेजवरून वाजवतात, ती स्पॅनिश गिटार. परंतु ही हवाईन गिटार, याला लॅप स्टील गिटार पण म्हणतात. लॅप म्हणजे आपण मांडीवर घेऊन वाजवू शकतो आणि स्टील म्हणजे ह्या स्टीलनी वाजवतो. ती गिटार जी आहे ती बोटांनी वाजवायची, ही स्टीलनी वाजवायची, म्हणून याला स्टील गिटार म्हणतात. एक्चुअली ये गिटार का यूज़ बॉलीवुड में काफ़ी बार हुआ है. पुराने काफ़ी गाने ऐसे हैं जिसमें इसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उस गिटार के कंपैरिजन में ये थोड़ा पीछे रह गया है. लेकिन अगर आपको कोई गाना लीड करना है, गाना जैसे वोकल की जगह आपको रिप्लेस करना है, तो हवाईन गिटार इज बेस्ट. क्या बात आहे सर, क्या बात आहे. आणि हे जे तुम्ही मला स्टील दाखवताय हे ह्यानी प्ले केलं जातं. होय, ती गिटार बोटानी वाजवतात, ही स्टीलनी त्यावर ठेवून वाजवतो. ओके. आणि ह्याचे पण काही प्रकार येतात सर, जसं नॉर्मल गिटार जी असते ती इलेक्ट्रिक असते आणि मला त्यातली नॉलेज बऱ्यापैकी नाही आहे. त्यामुळे ह्याचे काही वेरिएंट्स आहेत. नहीं, इसमें ये वेरिएंट है. एक तो अकोस्टिक गिटार आता है जो जिसके लिए ये इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं, ओके. उसको एम्पलीफाई करने का ज़रूरत नहीं. आप उसको अकोस्टिक है तो छोटे रूम में आप उसको लेकर बजा सकते हैं. उसका भी साउंड जो है काफ़ी मधुर होता है. ओके. क्या बात है सर. थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. और आपकी वजह से आज मुझे और हमारे सभी दर्शकों को ये बहुत ही नया और ऐसा अद्भुत सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है. दोस्तों, बहुत सारी बातें अब यहाँ पर होंगी म्यूज़िक रिलेटेड, सर की जितने भी खूबियाँ हैं उनसे रिलेटेड. पर इससे पहले अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि बढ़ते हैं आज के हमारे अगले म्यूज़िकल परफॉर्मेंस की ओर और सुनते हैं कि क्या कहती है हमारी ये हवाईन गिटार अगले गीत के जरिए.
क्या बात आहे सर, क्या बात आहे. माझे जे हात आहेत ते आज टाळ्या वाजवण्याकरता मोकळे नाही आहेत, कारण मी माईक हातात धरलेला आहे. Thank you. पण मला आज खरंच वाटतंय की मी अगदी मनापासून तुमच्याकरता टाळ्या वाजवाव्यात. आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही हे इथे प्ले करताय ना, असं वाटतंय की गाणं थांबूच नये, ते प्ले होत राहावं आणि होत राहावं. अतिशय असा सुंदर परफॉर्मन्स सर. Thank you. Friends, today we have with us Dr. Anant Kadethankar ji, MD, Medicine and Physician. He is practicing in Aurangabad since 1995 and is specialized in the treatment of hypertension and diabetes. Sir is also the first one in Aurangabad to start the most innovative treatment of EECP. Sir, what does that mean, EECP? Enhanced external counter pulsation. ये Okay. एक्चुअली जो हार्ट पेशेंट है जिनका बाईपास हो गया है, एंजियोप्लास्टी हो गई है और फिर भी उनको तकलीफ है हार्ट ये चेस्ट पेन की, तो ऐसे केस में अगर आप आगे कुछ नहीं ट्रीटमेंट कर सकते तो इस ट्रीटमेंट से उनको काफ़ी राहत मिल जाती है. That's a very great job, sir. तो आपने ये इन्वेंट किया है. You have started. नहीं, मैंने I'm नहीं. sorry, मैंने गलत वर्ड यूज किया. You were the one to start this in Aurangabad. करेक्ट. Okay. And you started this in Aurangabad since? For last 6 years. For last 6 years, sir is practicing the technique of EECP for the patients of hypertension, हार्ट डिसीज. for heart disease. That's truly wonderful, sir. इसी से मेरा अगला क्वेश्चन है सर. It is related to your profession. That what inspired you to take up medicine as your profession? क्योंकि यूजुअली ऐसा देखा गया है, मतलब अभी तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं बिकॉज देर आर डाइवर्सिफाइड फील्ड्स इनटू करियर्स. बट पहले के ज़माने में कैसे था कि अगर फैमिली में कोई डॉक्टर है तो नेचुरल सी बात थी कि बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बनते थे, या कहा जाता था कि अगर आप 10th और 12th में मेरिट में आ रहे हो तो आपको बिल्कुल मेडिकल फील्ड को ही चूज़ करना है. सो व्हाट वाज योर रीज़न टू चूज़ मेडिसिन एज योर प्रोफेशन? एक्चुअली मैं पैठन से हूँ. पैठन एक छोटा तालुका प्लेस है. वहाँ पर जहाँ हम रहते थे बचपन में, तो उसके बगल में ही एक हॉस्टल था, इंटर्न्स हॉस्टल, जो मेडिकल कॉलेज में जो भी एमबीबीएस पूरा करते थे उनको इंटर्नशिप के लिए पैठन आते थे. तो सभी जो डॉक्टर्स हैं हमारे बगल वाले घर में रहते थे और उनका रहन सहन, उनको जो सोसाइटी में जो इज्जत देते थे, वो सब देख के हमें लग रहा था. एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड भी साथ में था, संजय देशमुख, वो भी डॉक्टर बना है और ही इज़ डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज पूना. तो हम दोनों साथ में रहते थे, तो हम वो लोगों को देखते थे तो हम दोनों को भी ऐसे लगता था कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि उस ज़माने में काफ़ी इज्जत थी डॉक्टर को. आजकल की बात छोड़िए. तो बस उसी वजह से हमने डिसाइड किया और हम दोनों भी एमबीबीएस को लग गए काफ़ी मेहनत करने के बाद. तो ये हमारी जर्नी है टुवर्ड्स मेडिसिन. दैट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग डॉक्टर सर. और जैसे आपने कहा कि अभी की बातें जो हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन इस कोरोना पैंडमिक में हमने देखा है कि डॉक्टर्स का जो रोल रहा है वो वाकई तारीफ भी छोटा शब्द होगा शायद, लेकिन जो काम हमारे इन डॉक्टर्स ने किया है इस पूरे 6 से 7 महीनों में, इट इज़ रियली वेरी वेरी कमेंडेबल जॉब. और कोरोना वॉरियर्स जो हमने इन्हें नाम दिया है, आई थिंक आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव बात है अपने इस समाज के लिए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को अच्छी नज़र से देख रहे हैं. Yes. ये ऐसा ही बरकरार रहना चाहिए. रहेगा सर. एंड हम भी अपील करेंगे कि डॉक्टर्स जो हैं, हम सब ने अभी देखा है सर कि किस तरीके से दिन रात एक करके डॉक्टर्स ने अभी काम किया है. तो दिस विल डेफिनेटली कंटिन्यू. एंड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट सर हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज अ मेजर इन द इंडियन आर्मी. तो देश के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का मौका भी सर को मिल चुका है. सर 5 साल तक आप इंडियन आर्मी में थे, राइट? तो हाउ वाज दैट जर्नी? वो जर्नी कैसी थी? करेक्ट. एक्चुअली हम कॉलेज में 4 फ्रेंड्स थे, तो सभी की ऐसी मनीषा थी कि हम आर्मी ज्वाइन करें, और 4 में से 3 लोगों ने ज्वाइन किया है. और मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, ही रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर. तो वो उसका मोटिवेशन था हमारे पीछे और उसकी वजह से हमने ज्वाइन किया. एंड आई सर्व्ड एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर
and I worked as medical specialist at various places, Punjab, Bihar, Rajasthan, at all places. And that experience which I gained from that gave me a lot of confidence. तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा मौका मिला कि देश के लिए अपने कुछ साल तक काम किया। बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप ज़रूर एक इंस्पिरेशन हैं सर। और आज हम सर से बात कर रहे हैं आज के इस औरंगाबाद कराओके क्लब प्रस्तुत इवेंट में, जिसका नाम है व्यक्ति एक और कला अनेक। तो बहुत सारी और कलाएं हम जानेंगे डॉक्टर साहब के बारे में। उससे पहले आइए सुनते हैं आज का हमारा अगला इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस और देखते हैं कि डॉक्टर साहब हमें क्या सुनाना चाहते हैं इस परफॉर्मेंस के जरिए।
क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। और थैंक मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपके एक एक इंस्ट्रूमेंटल जो आप प्ले कर रहे हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए, मैं किन शब्दों में आपकी तारीफ करूं। लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूं कि ये इंस्ट्रूमेंटल प्ले करके आपने हम सब के दिल को छू लिया है आज। और ये बेहद ही खूबसूरत सी ऐसी गज़ल है जिसे गाया था जगजीत सिंह साहब ने। Correct. मैं खुद जगजीत सिंह साहब की एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनके गज़ल्स को सुनती रहती हूँ, पर इंस्ट्रूमेंटल सुनने का मौका जो है वो बहुत कम मिलता है। तो आज हमें ये मौका मिला है आपकी वजह से, और फिर एक बार आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। और दोस्तों फिर एक बार बढ़ते हैं म्यूज़िक रिलेटेड टॉपिक की ओर और बात करेंगे डॉक्टर साहब से म्यूज़िक के बारे में। Friends, let me tell you that Dr. Sahab has released 4 musical CDs. डॉक्टर साहब की 4 म्यूजिकल सीडीज रिलीज हुई हैं अब तक। सर उनमें भी आपने ये इंस्ट्रूमेंटल ही प्ले किया है। Correct. और ऐसे ही अलग अलग जॉनर्स के सॉन्ग्स सर ने इन इंस्ट्रूमेंटल सीडीज में प्ले किए हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज अ गिटारिस्ट आपने मुझे बताया कि आपकी ये जर्नी शुरू हुई 1980 में, राइट? तो कैसे ये जर्नी शुरू हुई, या रादर मेरा सवाल ये है कि गिटार ही क्यों? इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो कैसे आपको पता चला दैट वन डे यू आर गोइंग टू बी अ वंडरफुल गिटारिस्ट? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू प्ले अ गिटार? एक्चुअली बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अपने आप हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं जब छोटा था, स्कूल में था, तब जब क्रिकेट के कमेंट्री में जब ये इसके ट्यून्स लगते थे, सुनील गांगुली के गिटार के ट्यून्स लगते थे टी टाइम में, तो वो मैं सुनता था और पता नहीं कैसे मैं अट्रैक्ट हो गया। तब मुझे ये पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक गिटार कैसे होती है। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मेरे रूम के सामने ही एक लेट शिवाजी भोसले नाम था उनका, वो रहते थे और वो खुद गिटार बजाते थे। वो बहुत ही बढ़िया गिटार और बांसुरी बजाते थे। वो एक्चुअली पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के शिष्य थे। तो वो खुद ये बजाते थे, तो मैंने उनको देखा और थोड़े से विम्जिकल पर्सनैलिटी थी, लेकिन आखिर उनको विश्वास हुआ कि मैं उनसे वो सीखने आया हूँ। तो ही वॉज माई फर्स्ट टीचर, और तब उनके रूम में मैंने ये गिटार देखी और तब से वो 1980 से मेरा ये जर्नी शुरू हो गया। काफ़ी साल तक उन्होंने कुछ सिखाया। उसके बाद ये लर्निंग प्रोसेस तो हमेशा चालू रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, अभी भी सीख रहा हूँ। बाद में मुझे फिर एक पूना में पंडित मनीष अमानो है, उनसे सीखा। फिर यहाँ पंडित विश्वनाथ ओक जी है, उनसे भी मैंने गिटार सीखा। वो बजाते नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे करेक्ट गाइड किया कि मुझे क्या करना है। और पिछले कुछ महीनों में मुझे पता चला कि सुनील गांगुली एकेडमी के एक शिष्य जो खुद बहुत बड़े गिटारिस्ट है, जो कोलकाता में रहते हैं, मिस्टर सोमनाथ दास, तो मैं अभी उनसे सीख रहा हूँ और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि उनसे मुझे सीखने का मौका मिला है। तो ऐसा ये जर्नी शुरू हुआ है और ये जर्नी तो कंटिन्यू रहेगा, कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हैं। दैट इज़ अ ट्रूली इंस्पायरिंग स्टोरी सर। मतलब देखिए, क्रिकेट देखने से आपने शुरुआत की और क्रिकेट देखना छोड़कर नहीं, मतलब क्रिकेट देखते देखते आप कहाँ से कहाँ आ गए। क्रिकेट के बीच में से जो है यू कनेक्टेड टू गिटार, राइट? एक्चुअली ऐसे होता है ना, अब अगर कोई फेयर लगता है और हम एक बच्चा वहाँ जाता है तो उसको कई सारे खिलौने देखने को मिलते हैं, और उसमें अचानक उसको ऐसा खिलौना दिखता है कि जो काफी दिन से उसके दिमाग में था और ये लेना है। तो वैसे मेरे साथ हुआ है। तो संजोग की बात है। कह सकते और हैं जो हम। अभी ये इन सब गुरु से सीखा हूँ, तो जो भी मेलेडी मेरे बज में हुई तो वो सब पूरे गुरु की देन है। क्या बात है और सर, क्या बात है। जो भी इसमें कमियां होगी वो मेरी है। आई एम श्योर जहाँ पर भी वो होंगे आज आपको वहाँ से ब्लेस कर रहे हैं, एंड यू आर ट्रूली लकी टू बी ब्लेस्ड टू हैव गाइडेंस फ्रॉम ऑल सच ग्रेट टीचर्स। और इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले परफॉर्मेंस की ओर। मुझे पंडित गोपाल जी मिश्रा, उन्होंने भी कुछ सिखाया है। दैट इज ट्रूली वंडरफुल सर। मतलब इतने होनहार टीचर्स ने आपको जो गाइडेंस दिया है, यू आर ट्रूली लकी टू बी गाइडेड बाय ऑल दीज वंडरफुल टीचर्स।
एक और खूबसूरत प्रस्तुति डॉक्टर साहब की ओर से आप सभी के लिए। Yet another wonderful performance by डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, यूँ देखा गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उन्हें सुरों की पहचान बहुत अच्छी होती है, और क्योंकि सुरों की पहचान बहुत अच्छी होती है तो वो गा भी सकते हैं। तो क्या आप कभी कभार गाते भी हैं? कभी कभी गाता हूँ, लेकिन इतना अच्छा गायक नहीं हूँ। एक्चुअली कोई भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो
उसकी गाने की हमेशा इच्छा रहती है, तमन्ना रहती है, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा। लेकिन मैं इतना अच्छा गाने वाला नहीं हूँ, कभी कभी गाता हूँ। ओके, लेकिन आप जिस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छे से गाते नहीं होंगे। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो सर आपका गाना भी बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि आज जो है, आज की जो स्पेशलिटी है हमारी, वो है ये हवायन गिटार। तो दोस्तों, व्यक्ति एक कला अनेक में अब बारी है कि और एक कला के बारे में हम जाने, जो कि है डॉक्टर साहब की कला। और कहते हैं कि मन की भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि बहुत सारे रंगों को पेंट ब्रश के जरिए पेपर या कैनवस पर उतारा जाए। तो अपने ही मन के भावनाओं को कुछ इसी तरीके से कैनवस पर ऑयल पेंटिंग के जरिए रेखांकित करते हैं डॉक्टर अनंत कड़ेठानकर जी। तो डॉक्टर, ये जर्नी जो है, जो स्टेथोस्कोप और इंजेक्शंस को छोड़कर पेंट ब्रश कैसे आपके हाथ में आया, और कैसे आपको टाइम मिला कि मेडिकल प्रोफेशन जो होता है, इट इज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, इमरजेंसीज होती हैं। तो इतने सारे जो आपकी खूबियां हैं, आप कैसे इन सबको टाइम दे पाते हैं सर? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये जो मेरा ऑयल पेंटिंग है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं जब फौज में था तब मेरे पास एक पेशेंट एडमिट था जो खुद एक चित्रकार था, और उसको जो बीमारी थी उसका मैंने, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, उसका एक डायग्राम मैंने उसके केस पेपर पर निकाला था। तो उसको पसंद आया मतलब उसने देखा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट निकाला है, तो ही वॉलंटियर्ड, ही आस्क्ड मी वेदर आई वांटेड टू लर्न पेंटिंग। तो मैंने हाँ कहा, तब टाइम था कुछ, तो उसने फिर वो मुझे सिखाया। लेकिन तब से मुझे इतनी लगन हो गई कि मैंने वो आज तक छोड़ा नहीं है। तो कुछ पेंटिंग्स मैं यहाँ लाया हूँ जो अपने दर्शकों को दिखाएंगे हम। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये गाना और जो पेंटिंग है उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन जैसे 7 स्वर है वैसे 7 रंग है, और जैसे सुर एक दूसरे में मिल जाते हैं वैसे रंग भी मिल जाते हैं। जब वो पूरी तरह से मिल जाते हैं तभी उसका अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो मैं कुछ मेरे पेंटिंग्स है यहाँ दर्शकों को सर, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी देखें कि आपने कैसे किए हैं। यू वांट मी टू हेल्प यू सर? मैं हेल्प करूं? थैंक यू। एक्चुअली ये पेंटिंग्स के बारे में मैं बताता हूँ कि मैंने पहले जो है पोर्ट्रेट्स ज़्यादा निकाले हैं, और एक मेडिकल थीम लेके, मेडिकल में बहुत सारे जो इन्वेंशंस हुए उसके बारे में कुछ निकाले हैं। लेकिन अभी हाल में मैं जैसे बताया था, मेरा जो क्लोज फ्रेंड है ब्रिगेडियर RR जोशी, जो धर्मशाला में पोस्टेड था, तो उसके घर गया था, तब हमने काफ़ी सारा ट्रैवलिंग किया, तो बहुत अच्छा नज़ारा था, तो वो मैंने इसमें निकाला है। क्या बात है तो सर। इसका मोस्ट प्रोबेबली जनवरी फरवरी में मैं एग्जीबिशन रखने वाला हूँ। ये मैं बताना चाहूँगी दोस्तों आप सभी को कि सर ने मोस्टली पोर्ट्रेट्स किए हैं और लैंडस्केप पेंटिंग की है। तो उन्हीं में से ये एक पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये सर। तो जो आप धर्मशाला गए थे और वहाँ पे जो आपने देखा है उसे आपने पोर्ट्रेट किया है, बहुत बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग है सर ये। और दोस्तों, सर के पेंटिंग्स के अब तक 2 आर्ट एग्जीबिशंस हो चुके हैं। तो ये भी एक और खूबी है सर की कि ये पेंटिंग्स करते हैं और उन्हीं पेंटिंग्स के आर्ट एग्जीबिशन भी होते हैं। तो अब तक महाराष्ट्र में यानी कि औरंगाबाद में सर के 2 आर्ट एग्जीबिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड वी विश कि जल्द ही सर का तीसरा एग्जीबिशन भी जल्द से जल्द हो, ताकि हम सब जाकर देख सकें। क्या बात है सर। ये भी वही का है सर, पैराशूट फ्लाइंग, पैराग्लाइडिंग। मतलब आपने ये देखा और फिर आपने किया है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। मतलब देखिए दोस्तों, कैसे मन की भावनाओं को पेंट ब्रश के जरिए सर ने कैनवस पेंटिंग पर उतारा है, और हर चीज से सर ने इंस्पिरेशन ली है। मतलब क्रिकेट देखते हुए ही वॉज इंस्पायर्ड टू प्ले अ गिटार, और जब भी घूमने गए थे
एंड उनके पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, ही वॉज इंस्पायर्ड टू टेक अ पेंट ब्रश इन हिज हैंड्स। मतलब बहुत ही सीखने जैसी ये बात है, छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें होती है। हम हमेशा कहते रहते हैं कि मैं इतना बिजी हूँ या मैं इतनी बिजी हूँ अपने प्रोफेशन में कि टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन सर से ये सीखने लायक है कि प्रोफेशन को करते हुए सर कैसे इंस्पायर हुए और सर ने कैसे अपने इन हॉबीज़ को कंटिन्यू किया है और उन्हें फॉलो किया है। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इसी के साथ सुनते हैं आज का हमारा अगला इंस्ट्रूमेंटल गीत। क्या बात आहे, म्हणजे सर आज तुम्ही अगदी तयारीने इथे आलेले आहात. मराठी गाणी, हिंदी गाणी आणि होठों से छू लो तुम असे गझल सुद्धा तुम्ही आम्हाला इथे ऐकवलेली आहेत. त्यामुळे अगदी तुम्ही प्रत्येक जॉनरचं गाणं इथे प्ले करून दाखवताय आमच्या सगळ्या ऑडियन्ससाठी. ही खूपच अगदी छान बाब आहे आणि तुमच्याकरता माझ्याकडून, आमच्या ऑडियन्सकडून एकदा खरोखर खूप खूप टाळ्या. आणि आत्ता मी कमेंट्स देखील वाचलेले आहेत. एक कमेंट असा मी वाचलेला आहे की डॉक्टर साहेब तुमची ही खूबी आम्हाला माहितीच नव्हती. ऍक्च्युली हे आत्ताचं गाणं जे होतं ते हेमंत कुमारनी गायलेलं आहे मराठीतलं, प्रीतीच्या चांद राती. हे सगळे लँडस्केप्स पाहिल्यावर मला एकदम ते आठवलं, म्हणून मी हे गाणं निवडलं होतं. क्या बात आहे. व्यक्ती एक कला अनेक मध्ये आज आपण जाणून घेतोय डॉक्टर अनंत कडेठाणकरांबद्दल. डॉक्टर, गिटारिस्ट,
पेंटिंग आर्टिस्ट या सगळ्यांबरोबर सर एक अतिशय छान लेखक देखील आहेत. म्हणजे सरांची पुढची कला जी आपण जाणून घेणार आहोत ती म्हणजे लेखकाची कला. सर एक लेखक म्हणजेच रायटर आहेत. डॉक्टर साहेबांनी आत्तापर्यंत मराठी लिटरेचरमध्ये 3 पुस्तकं लिहिलेली आहेत. ह्यांची 3 पुस्तकं आजपर्यंत पब्लिश झालेली आहेत आणि त्यांची नावं आहेत इटालियानो, लिटमस आणि साल्मन. सर मी थोडीफार हे पुस्तकांच्या मागच्या बाजूला जे सारांश दिलेलं असतं पुस्तकांबद्दल, ब्लर्ब. हां, त्याला काय म्हणतात सर? ब्लर्ब. ब्लर्ब. ओके. तो ब्लर्ब मी आज वाचला कारण मला पूर्ण पुस्तकं वाचण्या इतका आज वेळ नव्हता आणि त्याच्यावरून मला असं लक्षात आलेलं आहे की तुम्ही जे लिहिता किंवा तुमचं जे लिखाण आहे ते सामाजिक मुद्द्यांबद्दल किंवा अशा काही सामाजिक मुद्दे ज्यांच्यावर जागरूकतेची आज खरोखरच गरज आहे, असं तुमचं लिखाण जास्त मला वाटलं त्या पुस्तकांचा ब्लर्ब वाचल्यानंतर. तर थोडंफार आमच्या दर्शकांना सांगाल की तुमचा लिहिण्याचा जो रोख असतो तो कशा पद्धतीने असतो? ॲक्च्युली लेखन जे आहे ते सुचतं आणि मग लिहितो. असं होत नाही की चला आज सुट्टी आहे तर आज मी लिहिणार, तसं होत नाही. काहीतरी एखादी गोष्ट मनाला खटकते किंवा चांगली वाटते, त्यानंतर त्याच्यावर लिहिण्याकरता उद्युक्त होतो. मी आतापर्यंत जे लिहिलेलं आहे त्यात अशाच ज्या गोष्टी मला खटकल्या आहेत किंवा आवडल्या आहेत किंवा ज्याबद्दल विशेष काही वाटतं अशाबद्दलच लिहिलेलं आहे. माझं पहिलं पुस्तक होतं ते एक ट्रॅव्हलॉग होतं, इटालियानो. लिटमस मध्ये छोट्या कथा आहेत आणि जे साल्मन आहे त्याच्यात माझी बरीच जे आहेत नाटकं लिहिली आहेत त्याबद्दल आहे. तर माझं लिखाण साधारण सटायर टाईप आणि काही खोचक दृष्टीने समाजामधले जे दोष आहेत ते पुढं आणण्याकडे माझा कल असतो. ज्यांना समजतं ते समजून घेतात, ज्यांना समजतच नाही त्यांना असं कितीही सांगितलं तरी काही फरक पडत नाही, तरी पण आपण लिहिण्याचं सोडू नये. मी याबद्दल एक एक्झाम्पल सांगतो. म्हणजे लिहिण्याची गोष्ट जी आहे, छोट्या छोट्या गोष्टी पण मी लिहिल्या आहेत आणि त्या अशाच एक मी तुम्हाला 2 मिनिटात वाचून दाखवतो. नक्कीच सर, आवडेल आम्हाला ते ऐकायला. आणि मी बघितलंय सरांचं लिहिणं अगदी स्पष्ट, रोख ठोक आणि त्याच्यात थोडाफार सेन्स ऑफ ह्युमर देखील असतो. मी हे लिहिलेलं आहे स्वातंत्र्य दिनाच्या अनास्थेबद्दल. स्वातंत्र्याचा अर्थ आपल्या जनतेला समजलेलाच नाही आहे. म्हणजे त्यांना सगळ्यांना हक्काची जाणीव असते पण कर्तव्य विसरतात. तर स्वातंत्र्य दिनाबद्दल लिहिलेलं आहे. आज स्वातंत्र्य दिनानिमित्त कमीत कमी आळोखे पिळोखे देऊन पटकन उठलो आणि तयार झालो, कारण मला झेंडावंदनाला जायचं होतं. सकाळी गरम पाण्याने स्नान केलं तर किती छान वाटतं ना. तसं छान वाटल्यावर प्रसन्न मनाने झेंडावंदनाला निघालो. स्वातंत्र्यामुळे बाहेर सगळ्या सजीव निर्जीव गोष्टी स्वतंत्र झाल्यासारख्या वाटत होत्या. डांबर आणि खडीचं बंधन झुगारून दिल्यामुळे खड्डे तर खूपच स्वतंत्र झाले होते. क्या बात आहे. पुढे गेल्यावर एका सिग्नलवर थांबलो असताना जेव्हा मास्क न घातलेल्या स्वतंत्र बाळण्याच्या मुलांनी आमच्या नाकावर टिच्चून मोटरसायकलवर टेबल सीट वेगाने येऊन सिग्नल तोडला, तेव्हा तर सगळ्यांचा स्वातंत्र्याच्या आनंदाने ऊर भरून आला. काही स्वातंत्र्यप्रेमी बहादर 2 व्हीलर चालवत मास्क काढून सडक रंगवत आणि इतरांच्या अंगावर तुषार उडवत होते. झेंडावंदनाला बरीच कमी गर्दी असते, कारण बहुतेक लोक स्वातंत्र्याचा आनंद घेत घरी लोळत असतात, असं कोणीतरी मला सांगितलं. घरी निघालो तर फ्लायओव्हरवर 3-4 मोटरसायकल पार्क करून स्वातंत्र्यप्रेमी मुलांचे टोळके सेल्फी काढण्यात दंग होते. त्यांना समजावून सांगायला गेलो तर त्यांच्या स्वातंत्र्याचा आनंद इतका अनावर झाला की त्यांच्यापैकी एकाने मला ढकलून दिले. कमरेला जोरात मार बसला. एका सद्गृहस्थांनी मला दवाखान्यात नेलं. तिथे बरीच गर्दी दिसली, धिंगाणा चालू होता. चौकशी केल्यावर असं कळलं की काही जण स्वातंत्र्याचा मनमुराद आनंद घेत डॉक्टरला बदडत होते. भरपूर मार खाल्ल्यावर सुद्धा त्या जखमी डॉक्टरने माझी मलमपट्टी केली आणि मी घरी आलो. खरंच स्वातंत्र्याची मजा काही औरच असते ना. सर म्हणजे अगदी तुम्ही जेव्हा हे वाचत होतात ना, तो
एक्झॅक्टली हुबहू तसा पिक्चर माझ्या डोळ्यासमोर येत होता आणि अगदी वस्तुस्थिती सध्याची तरी आहे. मला वाटतं मास्क न घातलेले बरेच जण आपल्याला अशा रस्त्यावर दिसतात आणि कितीही कळवळून जरी सांगितलं की ह्या गोष्टीचा इम्पॉर्टन्स आज जो आहे तो काय आहे, तरी तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे स्वतंत्रतेचा भाव असल्यामुळे कदाचित ती गोष्ट तेवढी सिरियसली घेतली जात नाहीये. पण तुम्ही जो मेसेज आज इथे दिलेला आहे या तुमच्या लेखनाद्वारे, ते मला निश्चितच ठाऊक आहे की ज्या लोकांना ते कळलं असेल ते नक्कीच बऱ्या अर्थाने कळलं असेल आणि चांगला सेन्स ऑफ ह्युमर देखील आम्ही सगळ्यांनी इथे एन्जॉय केलेला आहे. सर थँक्यू. थँक्यू. आपण आपलं काम करत राहायचं. नाही, मला वाटतं हे असं काम करणं अगदी गरजेचं आहे सर. आणि सेन्स ऑफ ह्युमर तुम्ही यूज केल्यामुळे राग येण्याचं ह्याच्यात काही काम नाहीये, कारण जागरूकता आपण करतो ह्या मेसेज थ्रू. आणि सरांचे जे लेख आहेत, जे आर्टिकल्स आहेत, ते बरेच न्यूजपेपर्समध्ये देखील येतात आणि असाच एका न्यूजपेपर आर्टिकलबद्दल आपण बोलणार आहोत, पण अजून थोड्या काही वेळाने. तोपर्यंत ऐकूयात अजून एक छानसं असं इन्स्ट्रुमेंटल गीत. आणि सर, कुठलं गीत आता आपण प्ले करणार आहात आमच्यासाठी? मला रतन सरांनी सांगितलं होतं की सध्या दिवाळीचा मोसम आहे, तर दिवाळीवरचं एखादं गाणं वाजवा. ओके. परंतु दिवाळीचं गाणं मला असं अगदी लोकांना झिंग आणणारं असं काही मला सापडलं नाही, परंतु एक सापडलं ज्याच्यात दिवाळी हा शब्द आहे, म्हणून मी ते गाणं घेतलेलं आहे. ऐकूयात ते ठसकेबाज गाणं. कुठलं येते सर, तुम्ही सांगू नका, आपण डायरेक्ट ते गाणं प्ले करूया. ओके.
जसं हे गाणं आहे अगदी ठेकेबाज, तसं ठेकेबाज हा तुमचा परफॉर्मन्स इथे झालेला आहे. आणि दिवाळी हे या गाण्यात कसं आहे, तर मी ते थोडेसे 4 लाईन्स इथे आपल्या दर्शकांना म्हणून दाखवणार होते. सण वर्षाचा आहे दिवाळी, आज राहू जा आज राहू जाऊ उद्या सकाळी, जेवण करते पुरणाची पोळी, भात मी घातलाय रांधायला, येऊ कशी कशी मी नांदायला. त्यामुळे दिवाळी हा शब्द असलेलं एक गीत आज आपण इथे घेतलेलं आहे आणि अगदी ठेकेबाज असं हे गाणं अतिशय मला तरी आवडलेलं आहे आणि आपल्या दर्शकांना देखील आवडलेलं असेल सर. ऍक्च्युली हे गाणं जे आहे, जे नवीन लग्न झालेली पहिल्यांदा दिवाळी सणाला येते माहेरी आणि नवरात्रीला परत घेऊन जायला येतो, त्यावेळेस त्याला ती कारणं देत असते, प्रत्येक कडव्यात एक कारण की हे त्याच्यामुळे आपण थांबू तिथे. नाही, अतिशय सुंदर असा परफॉर्मन्स आहे सर आणि दिवाळीशी रिलेटेड होता, त्यामुळे हा परफॉर्मन्स आज इथे व्हायलाच हवा होता, नाहीतर आपण मिस केलं असतं हे गाणं. अजून असे बरेच पैलू आहेत जे आपण जाणून घेणार आहोत डॉक्टर साहेबांबद्दल. आणि वंडरफुल परफॉर्मन्स वन्स अगेन बाय डॉक्टर साहब. Friends, this is to tell you that Dr. Sahab has done 96 stage performances across Maharashtra. मतलब 96 स्टेज परफॉर्मेंसेस में सर ने हवाइन गिटार पर इंस्ट्रूमेंटल्स प्ले किए हैं और सर का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है अनंत गिटार. तो अगर आप ऐसे ही और इंस्ट्रूमेंटल्स एंजॉय करना चाहते हैं जो सर ने प्ले किए हैं, तो प्लीज विजिट हिज यूट्यूब चैनल विच इज कॉल्ड एज अनंत गिटार. डॉक्टर से लेकर गिटारिस्ट, गिटारिस्ट से लेकर आर्ट आर्टिस्ट, आर्ट आर्टिस्ट से लेकर राइटर. तो अब चलते हैं डॉक्टर साहब के एक ऐसे पहलू की ओर जहां पर डॉक्टर साहब हैं एक प्ले राइटर और प्ले राइटर होने के साथ साथ वो हैं एक ड्रामेटिस्ट यानी कि ड्रामा के आर्टिस्ट. डॉक्टर साहब, हाल ही में आपका लिखा हुआ एक मराठी नाटक जो है जिसका नाम है डॉक्टर मुलगा नको ग बाई, ये नाटक अभी अभी बहुत ही सुपर हिट हुआ है. और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि इस मराठी नाटक के 20 प्लेज हो चुके हैं ऑल ओव्हर महाराष्ट्र. या नाटकाचे 20 असे प्रयोग झालेले आहेत आणि हे नाटक इतकं गाजलंय की ह्या वर्षी मेमध्ये म्हणजे मे 2020 मध्ये या नाटकाचा प्रयोग UK म्हणजे युनायटेड किंगडम्सला होणार होता आणि त्याच्याकरता मला वाटतं सगळे प्रिपरेशन्स देखील झाले होते, तिकीट बुकिंग झाली होती, पण कोरोना आल्यामुळे आणि लॉकडाऊन लागल्यामुळे हा प्रयोग थोडा पोस्टपोन करावा लागला सर आणि सरांच्या टीमला. तर सर, तुम्ही प्ले रायटर कसे बनलात आणि हे नाटक तुम्ही कसं लिहिलं? व्हॉट वॉज देअर इन युअर माइंड वेन यू रोट अबाउट दिस? आणि या नाटकात मला वाटतं तुम्ही काम देखील केलेलं आहे, तर ती भूमिका काय होती या सगळ्यांबद्दल जरा आमच्या दर्शकांना एकदा सांगाल प्लीज. ॲक्च्युली डॉक्टर मुलगा नको ग बाई हे नाटक पॉप्युलर यामुळे झालं की त्याच्यात सगळी वस्तुस्थिती आहे. सध्या वस्तुस्थिती अशी आहे की डॉक्टरांबद्दल समाजाचं मत फारच वाईट झालं होतं आणि डॉक्टरांवर हल्ले होत होते, नाही ते आरोप होत होते. हे मनात कुठेतरी दुखावत होतं हे सगळं. असं का? कारण 99% डॉक्टर समाजाकरताच काम करतात आणि तरीही त्यांच्या नशिबात असा दुस्वास का यावा? त्यामुळे यात थोडंसं विनोदी ढंगाने असं मांडलं होतं की एका मुलीला लग्न करायचं, म्हणजे आईवडिलांना आपल्या मुलीचं लग्न करायचं आणि त्याकरता स्थळ शोधत असतात आणि एक मध्यस्थ येतो आणि बरीच स्थळं आणतो, त्यात एक डॉक्टरचं स्थळ असतं. आईवडील म्हणतात की डॉक्टरांना एवढा त्रास होतो तर डॉक्टर मुलगा नको गो बाई, परंतु मुलीला डॉक्टरशीच लग्न करायचं असतं. तर त्या दोघांमध्ये जे काही संभाषण होतं त्यामुळे ते खूपच खुमासदार असं होतं आणि फायनली आईवडील पण म्हणतात डॉक्टरशीच कर लग्न, असं ते होतं. तर त्याचे प्रयोग खूप छान झाले, सगळ्यांना ते मनाला भिडलं सुद्धा, कारण त्याच्यातले मुद्दे खरे होते. तर त्यात मी एक रोल केला होता, तो म्हणजे त्या घरातला नोकर, परंतु जो थोडासा दीड शहाणा आहे, जास्त बोलत असतो. सर, एक डायलॉग तुमच्या आवाजात होऊन जाऊ दे ना. तर त्याच्यात एक मध्यस्थ जो असतो ते आमचे डॉक्टर रमेश रोहिवाल त्यांनी काम केलं होतं. तर ते स्टेजवर असतात, ते त्या मध्यस्थ असतात आणि ते तिथे बसलेत स्टेजवर आणि मी शंकर म्हणून एक नोकर त्या घरातला त्यांना चहा आणून देतो. तर ते चहा आणताना ते व्हॉट्सॲपवर काहीतरी खेळत असतात.
तर त्यावेळेसचा डायलॉग मी सांगतो. यात सुद्धा कसं आहे की समाजातले जे काही दुर्गुण आहेत, दोष आहेत, त्याच्यावरच आपण टिप्पणी केलेली आहे. तर ते तिथे बसलेले आहेत स्टेजवर व्हॉट्सॲप खेळत. तर त्यांना माझा डायलॉग आता मी सुरू करतो. साहेब, ते व्हॉट्सॲप ना खेळू. व्हॉट्सॲपचं नाद लई वाईट. अहो, नवरा बायकोत बी भांडणं होत आहेत. व्हॉट्सॲप नका खेळू. समोर सोन्यासारखी माणसं बसलीत, त्यांच्याशी बोलावं तर वाजली शिट्टी करतायत सर सर. ते व्हॉट्सॲप नका खेळू. तुम्हाला सांगतो, आमच्या गावात एक बाबा असा डोळं ताणू ताणू व्हॉट्सॲप खेळत चालला आणि तसाच हिरीत पडला. हे लोक जमा झाले. लोक बी लई चॅप्टर राहतेत. अहो, त्याला वाचवायचं सोडून मोबाईलवर व्हिडिओ काढू लागले, कसा बुडू लागला म्हणून. मेला ना तो बाबा तिथं. तो पठ्ठ्या पण किती जिगरबाज, बुडून मेला पण हातातला मोबाईल नाही सोडला. आता वरती काय नेटवर्क मिळणार आहे काय? अहो, मेला ना तिथं तो, तरी लोकांनी उचललं त्याला आणि नेलं दवाखान्यात. तिथं दवाखान्यात डॉक्टर बी व्हॉट्सअप खेळत होतं. बदडलं त्या डॉक्टरला, हलगर्जीपणा केला म्हणून. व्हॉट्सॲपचं नाद लई वाईट. थँक्यू. क्या बात आहे सर. म्हणजे अगदी सेन्स ऑफ ह्युमर तर मला कळलेलं आहे की तुमचा खूपच छान आहे. पण जो मेसेज तुम्ही दिलेला आहे, अगदी वस्तुस्थिती आहे आजची. नुसते मोठेच नाहीत तर मला वाटतं घरातली जी लहान मुलं आहेत, आज ऑनलाईन एज्युकेशनमुळे घरोघरी मोबाईलचं प्रमाण जास्त वाढलेलं दिसतंय आणि लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत हातात मोबाईल दिसतो. त्यामुळे नेक्स्ट टाइम जेव्हा कधी तुम्ही व्हॉट्सअप बघायला मोबाईल हातात घ्याल, त्यावेळेस सरांचे हे डायलॉग नक्कीच आठवाल आणि गरज असेल तेवढ्यापुरताच मोबाईल वापराल. वळूयात आजच्या पुढच्या इन्स्ट्रुमेंटल परफॉर्मन्सकडे आणि ठसकेबाज लावणीनंतर बघूयात डॉक्टर साहेब आपल्याला काय ऐकवतायत ते.
क्या बात है डॉक्टर साहब, शाम का ये हसीन वक्त है और ये गाना जो था बिल्कुल शाम को डिस्क्राइब कर रहा था, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, तो बिल्कुल ऐसे ही ये शाम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मस्तानी हुई है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंटल्स डॉक्टर साहब हम सब के लिए यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, वाकई में लग रहा है कि ये शाम जो है ये यूं ही बस चलती रहे और रुके ही नहीं, डॉक्टर साहब प्ले करते रहे और हम सब ऐसी को ऐसे इस तरीके से सुनते रहे. Friends, let me tell you, Dr. Sahab had got a chance to play in the most famous Ellora festival. So we are truly lucky कि आज आप औरंगाबाद कराओके क्लब के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल्स प्ले कर रहे हैं. एंड टू टेल यू, औरंगाबाद कराओके क्लब इज ऑलवेज कमिटेड टू ब्रिंग समथिंग यूनिक फॉर इट्स ऑडियंस. और आज हमने जो ये कोशिश की है कि एक नया और एक ये यूनिक ऐसा वर्चुअल इवेंट हमारे दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं. तो कमेंट्स मैंने देखे और कमेंट्स के ज़रिए मैं अब जान पा रही हूँ कि सब बेहद खुश है कि कुछ अलग सा यूनिक इवेंट हमने यहाँ पर किया है और उसका पूरा क्रेडिट जो है सर वो आपको पूरी तरीके से जाता है. एक्चुअली इसका क्रेडिट औरंगाबाद कराओके क्लब को जाता है. मैंने देखा है रतन सर को मोस्ट डिवोटेड टुवर्ड्स म्यूजिक. व्हेन ही वाज इन हिज ओन प्रोफेशन ही वाज डिवोटेड टू दैट प्रोफेशन आल्सो. उतना ही डिवोटेड अभी इसमें है. दैट्स व्हाई ही हैज कम अप विथ top end all machineries, all speakers, recording systems, and everything is top class. Besides this, actually, since he was in medical line, in present pandemic, he has taken all the care to protect all participants, and that is really very good thing. So I'm very fortunate to be here. थैंक यू फॉर ऑल द काइंड वर्ड सर. और इसी को मैं ऐड करना चाहूँगी कि अब तक औरंगाबाद कराओके क्लब ने सिंस लॉकडाउन 29 वर्चुअल इवेंट्स किए हैं सर. एंड दिस इज़ आवर 30th वर्चुअल इवेंट. और हमने पूरी कोशिश की है कि लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को हमने गीत और संगीत से जुड़ा कर रखा है. सो ट्रूली दिस क्रेडिट गोज टू द ओनर एंड फाउंडर ऑफ औरंगाबाद कराओके क्लब, दैट इज मिस्टर रतन नगरकर. Actually, because of that, no, you have taken care of mental health of the society. Actually, in lockdown, no, people have become so mentally fragile, Stressed out. stressed. So these things definitely help. So Aurangabad Karaoke Club has done wonders. थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड सर. और आप जैसे कलाकारों का साथ अगर रहेगा तो ऐसे ही बहुत सारे और वर्चुअल इवेंट्स हम यूं ही करते रहेंगे. अब बात करेंगे डॉक्टर साहब के सोशल कॉन्ट्रीब्युशन के बारे में. डॉक्टर साहेबांच्या या सगळ्या कामगिरी व्यतिरिक्त सोशल वर्क किंवा ज्याला आपण म्हणू सामाजिक बांधिलकी जी आहे त्याच्यामध्ये डॉक्टर साहेबांचा सिंहाचा वाटा आहे. आणि डायबिटीज या विषयावर सरांनी बरंच काही काम केलेलं आहे. सरांच्या 2 CDs रिलीज झालेल्या आहेत ज्या स्पेसिफिकली किंवा एक्सक्लुझिव्हली डायबिटीज या विषयावर आहेत. या CDsचं नाव आहे गोड गाणी मधुमेहाची. म्हणजे नावसुद्धा किती कॅप्टिवेटिंग आहे ते बघा. आणि ह्या CDsमध्ये सर गाण्यांच्या चालीवर गाण्यांच्या चालीवर सरांनी मधुमेहाची माहिती म्हणजे डायबिटीजची माहिती अगदी सरळ आणि सोप्या भाषेत दिलेली आहे, जी नॉर्मल एखाद्या गाव किंवा खेड्यातल्या माणसाला देखील कळेल अशी माहिती दिलेली आहे. तर सर जरा ह्याच्याबद्दल सांगाल जास्त. ॲक्च्युली मी जेव्हा डायबिटीसचे पेशंट्स ट्रीट करतो त्यावेळेस असं लक्षात येतं की एका पेशंटला सगळं काही सांगायचं म्हटलं तर अर्धा तास वगैरे जाऊ शकतो नीट सगळं समजावून सांगायचं. तेवढा वेळ डॉक्टरांकडे नसतो. दुसरी गोष्ट, आजकाल पेशंट्स असे झालेत की त्यांनासुद्धा इतका वेळ ऐकून घ्यायचं नसतं. त्यांनासुद्धा पटकन एखादी गोळी द्या डायबिटीस क्लिअर करा असं त्यांचा ॲप्रोच असतो. परंतु डायबिटीसची ट्रीटमेंट ही मोस्टली लाईफस्टाईलवर आहे. व्यायाम, खाणं वगैरे या गोष्टीवर लक्ष द्यावं लागतं. त्याकडे दुर्दैवानं लक्ष दिलं जात नाही. नेमका हा इश्यू ॲड्रेस करण्याकरता माझ्या डोक्यात एक कल्पना आली की जी पॉप्युलर मराठी गाणी आहेत त्याच्यावर जर असं काही आपल्याला ज्ञान देता आलं तर आपण द्यावं. म्हणून मी एक 10 गाण्यांची अशी CD काढली होती. तर त्याच्यात म्हणजे आता वेळेअभावी मी जास्त सांगत नाही, परंतु त्यात कसं चपखल काही बसलं होतं तुम्हाला सांगतो. त्याच्यात एक गाणं होतं, नको देवराया अंत आता पाहू, आहे ना.
नको देवराया अंत आता पाहू. त्या चालीवर आम्ही केलं होतं. नको फावराया गोड आता खाऊ. तर या किंवा माळ्याच्या मळ्यामध्ये कोण ग उभी, तर शाळेच्या मैदानात कोण ग उभी, हे या टाईपचं घेऊन त्यांना व्यायामाचं महत्त्व, डायबिटीसचे काय काय परिणाम होतात ते सगळं आम्ही सांगितलं होतं. तर माझ्या मते ते खूप चांगला प्रयत्न होता, म्हणजे चालूही आहे तो. परंतु आता अनफॉर्च्युनेटली CD ही टेक्नॉलॉजीच आता बाद झाल्यामुळे त्याचा प्रसार नाही झाला, पण दुसऱ्या मार्गाने आपण करू शकतो. निश्चितच मला वाटतं डॉक्टर साहेब तुम्ही हे करावत, कारण इंडिया इज वन कंट्री विच इज दी हब ऑफ डायबिटीज. आणि हा एक असा आजार आहे जो बाकीच्या बऱ्याच आजारांना इन्व्हिटेशन देतो, किंवा बाकीचे आजार झाले तर डायबिटीजमुळे ते बरे होत नाहीत. तर तुम्ही असं नक्की काहीतरी करावं सर, की जेणेकरून हा जो युनिक कन्सेप्ट आहे की गाण्याच्या कन्सेप्टवर एखादा आजार समजवला गेलेला आहे तो सर्वांपर्यंत पोहोचेल, असं तुम्ही नक्कीच काहीतरी करावं. आणि गोड गाणी मधुमेहाची या CD मधून डायबिटीजबद्दल सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव जो आहे तो सरांनी एक्सप्लेन केलेला आहे. अगदी सोप्या भाषेत एक्सरसाइज टू औषध ह्याच्याबद्दल सांगितलेलं आहे. सर आता वळूयात पुढच्या इन्स्ट्रुमेंटल गाण्याकडे आणि ऐकूयात सर कुठलं गाणं आपल्याकरता प्ले करताय. चालेल.
क्या बात है डॉक्टर साहब, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। दोस्तों, जिंदगी कैसे भी हो लेकिन इसे चलना तो पड़ेगा ही, या चलना तो ज़रूरी ही है। सुख दुख ये सब आते जाते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी जो है वो चलना बहुत ज़रूरी है। और आज बहुत सारी इंस्पिरेशन हमने डॉक्टर साहब से यहाँ पर ली हुई है। एक या दो सवाल डॉक्टर साहब जो है वो मैं आपसे पूछूंगी अभी। बीच में मैंने कहीं एक आर्टिकल आपका पढ़ा था। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर साहब के बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में भी छप चुके हैं। उन्हीं में से एक आर्टिकल था जिसका नाम था डेंजरस कॉन्फ्रेंस, और बहुत ही हिलेरियस आर्टिकल था ये, वेरी वेरी कॉमेडी आर्टिकल जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइएगा। एक्चुअली जब ये कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ तो उसके बारे में मैंने ये लिखा था कि उसमें थीम ऐसी थी कि एक रिपोर्टर ऐसे जा रहा था और उसके पास एक मच्छर आया, मॉस्किटो। उसने बताया कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, और उसको लेके गया एक जंगल में, बहुत सी गंदी सी जगह थी। और वहाँ पर जाके रिपोर्टर ने देखा तो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। जो कॉन्फ्रेंस थी वो सब जंतु, वायरसेस, बैक्टीरिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सभी बीमारियों की थी। और उस पर एक उनका मोटो लिखा था, किल देम ऑल बाय 2020। तो रिपोर्टर वो मच्छर को पूछता है, ये देम कौन है? तो उसने कहा, यू मैनकाइंड, ह्यूमन रेस। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सब ह्यूमन रेस को ख़त्म करने के लिए बुलाई है। एंड हमारे में एक योद्धा है कोरोना नाम की, वो सबको चित करने वाली है। तो उस पर ये था। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने समझ लेना चाहिए कि उसमें एक डायलॉग ऐसा है इबोला का। इबोला वायरस था। इबोला वायरस ने बताया कि ये ह्यूमंस होते कौन है, जो भगवान ने दी है ये पूरी ज़मीन सबके लिए दी है, सिर्फ ह्यूमंस को नहीं दी है। तो ये पूरा सब ख़त्म करके जो अभी अपना खुद का चला रहे, तो इनको ख़त्म करना चाहिए और इसी ढंग से वो ख़त्म हो जाएंगे। ये ज़रूरी मैसेज इसमें से मिलना चाहिए। और मुझे खुशी होती है कि इस पर एक एनिमेशन फिल्म इंग्लैंड में बनाई है। तो माय मराठी यूके नाम की एक चैनल है, एक डॉक्टर इंगड़े है जो यहाँ से गए हैं यूके में और वहीं सेटल हुए हैं। तो उनका वो चैनल है, और एंड इट वाज अप्रिशिएटेड ऑल ओवर इंग्लैंड। क्या बात है सर, मतलब बहुत ही अच्छा मैसेज आपने इस आर्टिकल के थ्रू दिया है कि भगवान ने बनाई हुई ये जो दुनिया है ये सभी के लिए है, और हम जो कर रहे हैं आज वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ही सही पर गलत है। अगर किसी को ये किल देम ऑल बाय 2020 ये यूट्यूब पर सर्च करके या फेसबुक पे भी मिल जाएगा एनिमेशन। डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप भी ये एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म देखना चाहते हैं जैसे लिखा है डॉक्टर साहब ने, तो यूट्यूब पे यू कैन सर्च इट। इट्स कॉल्ड एज किल देम ऑल बाय 2020। इट्स अ यूके एनिमेटेड फिल्म एंड डेफिनेटली वॉच इट, ताकि आपको पता चलेगा कि इससे मैसेज जो है ये कितना बढ़िया और सुंदर सा मैसेज है। सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, इतने सारी खूबियां आप में हैं, फ्रॉम बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल to a guitarist, to a painter, a dramatist, a playwriter, a writer, ऐसी कौन सी खूबी है जो आपकी फेवरेट है, और एक ऐसा कॉमन एलिमेंट इन सभी में जो आपको पकड़ कर रखता है? एक्चुअली मेरे सब हॉबीज़ में मेरा फर्स्ट लव जो है वो गिटार की तरफ है, और मैं उसका ही ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि जितनी भी ऐसी आर्ट्स है सभी में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जैसे मैंने बताया कि इसके 7 स्वर, तो वहाँ 7 रंग है। और ये जो प्रिंसिपल्स है, जैसे म्यूज़िक में न्यूआंसेस होते हैं, उसमें भी छोटे छोटे अलग अलग कलर्स जो हम नॉर्मल पे नहीं देख सकते, ये सब चीज़ें होती है। तो इसको पहचानना ये सबसे ज़रूरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। और मेरा फाइनल कहना यह है कि इंसान ने एक छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए। ऑलवेज जो भी चीज़ अच्छी होगी या देखने लायक हो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। अभी हमारा सब खत्म हो गया, ऐसे निराशा वाली चीज़ें नहीं चाहिए।
थैंक यू सर। बिल्कुल अच्छी बात सर ने यहाँ पर कही कि छोटे बच्चे जो होते हैं, हम देखते हैं कि जो चीज़ पसंद आई वो बिल्कुल मन से कर लेते हैं या मन से मांग लेते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी बात सर ने यहाँ पर कही है कि ऑलवेज स्टे विथ योर हॉबीज़। आपको जो भी अच्छा लगता है उसे दिल से कीजिए, उसे मन से कीजिए। सर को थैंक यू कहने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी आने वाले हमारे इवेंट के बारे में, जो कि है 21 नवंबर के दिन। ये एक सीनियर सिटीजन स्पेशल इवेंट होगा एंड वी आर डूइंग दिस सिंस द पास्ट 4 years। ये कॉन्जिक्यूटिवली हमारा चौथा इवेंट है विच इज़ अ सीनियर सिटीजन स्पेशल इवेंट कॉल्ड एज एक से बढ़कर एक, औरंगाबाद कराओके क्लब का स्पेशल सीनियर सिटीजन इवेंट। यानी इस इवेंट में जितने भी मेंबर्स परफॉर्म करेंगे ये सभी सीनियर सिटीजन्स होंगे। ये इवेंट होने जा रहा है 21 नवंबर के दिन, यानी सैटरडे को। एक से बढ़कर एक इसका नाम होगा। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, डू नॉट मिस दिस इवेंट। दिस इज brought to you specially by Aurangabad Karaoke Club. Thank you. Thank you from my side. Thank you to Ratan sir and Pooja for this wonderful event. I really enjoyed it, and my best wishes with Aurangabad Karaoke Club. इसकी ग्रोथ और अच्छी और होनी चाहिए, Definitely. और ज़रूर होगी. So my best wishes are with you. Thank you for giving me this opportunity. Thank you for being with us here, sir. And इतना ज़रूर कहूँगी that this is our beginning with you and many more shows to come with you। आपके साथ ऐसा ही इंस्ट्रूमेंटल और एक हम करना चाहेंगे और जल्द ही करेंगे सर, जब भी आप चाहेंगे जल्द ही करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ औरंगाबाद कराओके क्लब। थैंक यू।